हाय आई एम रतिका कक्कड़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था लॉ स्प्रिंग। उसमें हमने साहिब आलम की स्टोरी को स्टडी किया था, साहिब की स्टोरी पढ़ी थी और वही हमने इस पार्ट में अब कंटिन्यू करनी है। तो देखो, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट। अब आपको पता है कि साहिब और ऑथर के बीच में कॉन्वर्जेशन चल रही है और साहिब बोलता है कि गार्बेज जो है मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, कि इस कूड़े के ढेर में कभी कभी मुझे रूपी क्या एक 10 रुपी का नोट भी मिल जाता है। ठीक है, साहिब बोलता है और उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती है इस नाम पे, पैसे का नाम लेते ही। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। ऑथर कहती हैं कि जब आपको एक कूड़े के ढेर से एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है, एक सिक्का मिल जाता है, मतलब रुपी का कोई सिक्का मिल जाता है, तो होप हो जाती है कि अभी तो और भी हो सकते हैं सिक्के मिल जाएं। इसीलिए वो अगर कूड़े के ढेर में ढूंढना कुछ शुरू करते हैं तो बच्चे उसी में ही खेलते रहते हैं। और बच्चों के लिए तो ये एक तरह का सरप्राइज हो गया ना, एक तरह की गेम हो गई खेलने के लिए, लेकिन पेरेंट्स के लिए उनके सिर्फ मीन्स ऑफ सर्वाइवल ही है। ठीक है, फॉर देर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, देखो यही लिखी है लाइन, इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। कि इन बच्चों के लिए गार्बेज का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है इनके पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स के लिए क्या है, पेरेंट्स के लिए तो सिर्फ एक सर्वाइवल का मीन्स है, लेकिन बच्चों के लिए क्या है, एक गेम है, एक खेल है उनके लिए। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन इट इज wrapped in wonder, for the elders it is a means of survival। कि बच्चों के लिए तो ऐसा लगता है ये एक सरप्राइज हो, एक वंडर हो कि अब पता नहीं इसमें से क्या निकलेगा इस ढेर में से। बच्चे तो एक एक्साइटमेंट में खेलते हैं, इसके साथ ढूंढते हैं चीजों को, सर्च करते हैं कि हो सकता है और सिल्वर के कॉइन्स मिल जाएं और सिक्के मिल जाएं, नोट मिल जाए। ठीक है, तो बच्चों के लिए तो ये एक तरह का खेल हो गया। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड। अब ऑथर कहती हैं कि कुछ दिन पहले की बात है, मैं देखती हूँ साहिब को कि वो एक फेंसिंग के वो नेबरहुड में जो एक क्लब है उसी के बाहर खड़ा होता है, वॉचिंग टू यंग मेन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। और साहिब उन लोगों को देख रहा होता है जो टेनिस खेल रहे होते हैं और बोलता है ऑथर से, आई लाइक द गेम, कि मुझे तो ये गेम पसंद है। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The shopkeeper lets me use the swing. और साहिब कहते हैं कि जब मुझे कोई नहीं देख रहा होता तो मैं कभी कभी इस टेनिस कोर्ट में चला जाता हूँ, मुझे ये गेम बहुत पसंद है और मैं कभी खेलना चाहता हूँ। और जो शॉपकीपर, जो वहां का गेट कीपर है, वो मुझे अंदर आने भी देता है। ठीक है, साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब साहिब के बारे में बता रहे हैं कि उस दिन साहिब ने भी कपड़े डाले होते हैं, शर्ट और शॉर्ट्स डाले होते हैं उसने, जो कि उसके कपड़े मैच नहीं कर रहे होते, कि डिसकलर्ड होते हैं, कि अगर शर्ट कोई कलर की है तो उसका जो शॉर्ट्स है वो दूसरे कलर का है, तो अनमैच्ड कपड़े डालता है वो। समवन गेव देम टू मी, और बताता है ऑथर को कि किसी ने मुझे ये दिए कपड़े। ठीक है, he says in the manner of an explanation, the fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। अब यहाँ पे साहिब जो है जिसने शूज डाले हुए हैं, तो साहिब के शूज में एक होल भी है, कि एक पैर में जो है छेद है शूज के, और हो सकता है कि किसी अमीर बच्चे ने उसको दिए हो पहनने के लिए, कि अमीर बच्चे के लिए क्या है, वो तो एक नया पेयर अफोर्ड कर सकता है, वो तो नए ले लेगा शूज, तो उसने ये शूज अपने डिस्कार्ड किए हो, साइड किए हो, जो साहिब को मिल गए और अब वो पहन रहा है। कि उस अमीर बच्चे के लिए तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना इन शूज का, उसके लिए तो ये खराब है शूज क्योंकि इसमें होल है, लेकिन साहिब के लिए तो ये बहुत बढ़िया शूज हो गए, एक तरह से ब्रांड न्यू हो गए। ठीक है, फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट। अब ऑथर कहती हैं कि वो इंसान जिसने पूरी जिंदगी ही नंगे पैर घूमा है, उसको अगर ये शूज मिल जाएं, उसके लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा, उसके लिए तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि जिसने जिंदगी भर नंगे पैर घूमा है अब उसको शूज जो है वो मिल गए हैं। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन साहिब ये जो गेम देख रहा है ये इसकी रीच से बाहर है, कि माना कपड़े और ये जूते तो इसको मिल गए टेनिस वाले, लेकिन ये जो गेम खेल रहा है, ये जो गेम देख रहा है टेनिस की, ये इसके रीच से बाहर है, क्योंकि टेनिस एक अमीरों का गेम है। टेनिस खेलने के लिए आपको परमिशन चाहिए, वहां पे आपको खेलने के लिए पैसे चाहिए, टेनिस रैकेट्स चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो साहिब ये इतनी अमीर गेम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। अब वो कहती है कि कुछ दिन के बाद साहिब को वो नोटिस करती हैं, तो वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा होता है, दूध जहां पे दूध मिलता है उसकी तरफ जा रहा होता है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस।
आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। अब कुछ दिन के बाद ऑथर को मिलता है साहिब दोबारा से, और साहिब उन्हें बताने लग जाता है कि अब ना मेरी नौकरी लग गई है, कि अब मैं जॉब करने लगा हूँ और मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ, एक चाय की टपरी पे काम करता हूँ, जहां पे मुझे 800 रुपए देते हैं महीने का, और मुझे सारे मील्स भी मिलते हैं, मुझे सुबह का और रात का खाना भी देते हैं। ठीक है, तो साहिब बता रहे हैं कि कैसे उसकी जॉब लग गई है। तो वो पूछती हैं डज ही लाइक द जॉब, वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें पसंद है अपनी नौकरी, ये जो तुम काम करते हो ये पसंद है। आई आस्क हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, the steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये अंडरलाइन कर लो, the steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। अब यहाँ पे ऑथर कहती है कि माना उसकी नौकरी लग गई है, कि उसे 800 रुपए अब मिल भी रहे हैं पर मंथ, लेकिन वो जो केयर फ्री लुक हुआ करती थी साहिब के चेहरे पे, वो जो बचपन की लुक हुआ करती थी, वो जो जिस सरप्राइज से उन्हें मिला करता था, वो गायब थी। क्योंकि अब उसको एक स्टील का कैनिस्टर कैरी करना पड़ता था, एक भारी सा एक कह लो कि जो भी केटल होती है चाय की, वो उसको कैरी करनी पड़ती थी। पहले वो फ्री था, उसको बस एक प्लास्टिक बैग पीछे लेके कूड़ा चुनने जाना होता था, तो प्लास्टिक बैग उसके लिए एक गेम होती थी कि आज पता नहीं कूड़े में से क्या मिलेगा। लेकिन अब वो काम करने लगा है, एक चाय की शॉप पे काम करने लगा है, तो उसने उसकी वो जो केयर फ्री लुक थी, जो पहले वो बचपन में एंजॉय करता था, कूड़ा चुनता था, कभी कभी सिक्के मिल जाते थे, पैसे मिल जाते थे, वो लुक अब उसके चेहरे से गायब थी, क्योंकि उसको अब जॉब करनी पड़ रही है। और जॉब का मतलब क्या होता है कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, है ना। अंडर काम करोगे तो ऊपर से प्रेशर भी होगा, है ना। तो यहाँ पर वो यही बात कह रही है ऑथर कि अब उसके चेहरे पे वो केयरफ्री लुक नहीं है, वो बचपन की चमक नहीं है उसके चेहरे पे। ऐसा लगता है कि वो जो स्टील कैनिस्टर था वो बहुत भारी है, स्टील कैनिस्टर उसके प्लास्टिक बैग से भी ज्यादा भारी है। ठीक है, द बैग वॉज हिज। अब प्लास्टिक बैग तो उसका अपना था जिसमें वो कूड़ा लेता था, लेकिन जो कैनिस्टर है ये किससे बिलोंग करता है, उस आदमी से जो टी शॉप का ओनर है। इसका मतलब क्या है कि अब साहिब अपना मास्टर नहीं रहा खुद का। अब वो अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता साहिब, कि कभी भी उठ के यहाँ से चले जाएंगे कूड़ा उठाने, यहाँ घूम लेंगे। अब वो किसी के अंडर काम करने लगा है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ठीक है, आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर बच्चों। अब हम नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ठीक है, यहाँ पे एक और बंदे की कहानी है जिसका नाम है मुकेश। अब इसकी भी कुछ ऐसी स्टोरी रही है, इसका भी बचपन इतना हैपनिंग नहीं रहा जिस तरीके से साहिब का नहीं रहा था। साहिब स्टार्टिंग में तो एंजॉय कर रहा था रैट पिकिंग, बट सडनली जब पैसे की तंगी हुई उसे नौकरी करनी पड़ गई, और नौकरी के नाम पे उसको इतना प्रेशर करने लगे थे, इतना ज्यादा बर्डन हो गया था उसके ऊपर। और वैसे भी उसकी वो जो केयर फ्री लुक थी, जैसे वो खुशी खुशी रैट पिकिंग करता था, वो उससे छीन ली गई थी। ठीक है, तो अब ऐसे ही एक और स्टोरी स्टडी करेंगे हम मुकेश के बारे में। वो ऑथर को कहते हैं कि आई वांट टू ड्राइव अ कार, कि मुझे कभी कार ड्राइव करनी है। मुकेश insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces। वो ऑथर से बात करता है और कहते हैं कि मुझे ना मोटर मैकेनिक बनना है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि ऑथर जो है वो स्टोरीज कलेक्ट कर रही हैं, मे बी वो ब्लॉग लिख रही हो कोई अपना, या हो सकता है कोई सर्वे कर रही हो, तो वो वहां जाती है। तो मुकेश नाम का एक लड़का है जिनसे उसकी मीटिंग होती है, और वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मुझे कभी कार चलानी है, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। ऑथर से बोलता है डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। ऑथर पूछती हैं फिर उससे। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। ठीक है, अब ऑथर कहती है कि वो जब मुकेश से बात कर रही हैं तो मुकेश की आंखों में चमक है, उसकी आंखों में सपने हैं, उसके सपने ऐसा लग रहा है एक मिराज हो। मिराज मतलब इल्यूजन है। ठीक है, वो जो सपने ले रहा है वो एक इल्यूजन है उसके सपने, क्योंकि उसके सपने लेने का उसका हक नहीं है, या कह लो कि उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, एक ऐसे काम में फंसा हुआ है जो वो जन्मों से उसकी फैमिली जो है करते आ रही है। ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, फिरोजाबाद नाम की जगह से वो बिलोंग करता है, जो कि एक बैंगल मेकिंग सिटी है, बैंगल्स बनाने के लिए फेमस है। पूरी इंडिया की जो बैंगल्स हैं वो फिरोजाबाद में बनती हैं। और मुकेश की जो फैमिली है, मुकेश के जो दादा थे या पापा थे, वो सारे के सारे इस बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व थे। अब जब फैमिली बिजनेस ही बैंगल मेकिंग है तो वो कैसे दूसरी चीज स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, और वो ऐसा भी नहीं है कि बैंगल मेकिंग बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो।
अभी भी गरीब तो वो है ही, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं है, ठीक है। तो यही बोलती हैं ऑथर कि उसके जो सपने हैं ना, वो एक मिराज की तरह, एक इल्यूजन है उसके सपने। amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद, जहां पे वो रहता है वहां पे सिर्फ डस्ट है, उसकी स्ट्रीट्स में कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कोई ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं है उसके वहां पे फिरोजाबाद में, ठीक है। इसीलिए उसके जो सपने हैं वो एक मिराज की तरह है, एक इल्यूजन है, कुछ सच्चाई नहीं है उसके सपनों में। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. अब ऑथर कहती है फिरोजाबाद के बारे में बच्चों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। जैसे पहले हमने सीमापुरी के बारे में देखा, सीमापुरी में कौन रहते थे, सारे रैग पिकर्स रहते थे जो बांग्लादेश से आए थे, है ना, कुछ 10,000 फैमिलीज थी। ऐसे ही ये फिरोजाबाद की बात कर रहे हैं। फिरोजाबाद में सारी फैमिलीज जो है, मोस्टली जितने लोग हैं सारे के सारे बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, सारे के सारे बैंगल्स बनाने का काम करते हैं, यही सबकी रोजी रोटी है, सारे लोग इसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। और कह लो कि जनरेशन से उनका यही काम रहा है, लोग यही करते आए हैं। वो यही फर्नेसेस के अराउंड काम करते हैं। फर्नेसेस समझते हो, फर्नेसेस मतलब वो जो भट्टी होती है जिसमें बैंगल्स बनाई जाती हैं, जहाँ पे लोहा, ग्लास जो है आप कह सकते हो पिघलाया जाता है, बनाया जाता है, फिर वेल्डिंग होती है। तो ये उन्हीं डिंजी एरिया में काम करते हैं, ये ऐसे ही गर्म एरिया में काम करते हैं, उन फर्नेसेस के आसपास काम करते हैं, ठीक है। उन वो जो भी लगाते हैं भट्टी, उन्हीं के आगे काम करते हैं। गर्म होती है वो, बहुत ज्यादा कोयला डलता है उसके अंदर। तो ये लोग जो है यही सारे काम करते आए हैं इतने टाइम से। ऐसा लगता है जैसे पूरी इंडिया की जो फीमेल्स हैं, जितनी भी वुमेन है यहाँ पे, सबके लिए बैंगल्स फिरोजाबाद से ही आती हो। मुकेश फैमिली इज वन ऑफ देम, और मुकेश की भी फैमिली इनमें से एक है, वो भी बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व हैं। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and लाइट। कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है जो ये बैंगल मेकिंग का काम करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये इलीगल है, कि बच्चों से काम करवाना इलीगल है, चाइल्ड लेबर है ये एक तरह की, बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए इतने छोटे। मुकेश क्योंकि अभी ज्यादा साल का नहीं है, वो कुछ 10-12 साल का ही लड़का है, और वो अभी से ही इस बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है। तो यही बोल रही है ऑथर कि उनको पता ही नहीं है कि चिल्ड्रन, बच्चों से काम करवाना इलीगल है, कि इतने हाई टेम्परेचर में जहाँ पे ये पिघलता है ग्लास, जहाँ पे पिघलता है ये जो भट्टी है, इनके आसपास काम करवाया जा रहा है इन बच्चों से। इतना ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे, इतना ज्यादा रिस्क है, इतने डिंजी सेल्स है, ये छोटे छोटे कमरों में काम करते हैं। तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, डेंजरस है। इन बच्चों से काम क्यों करवाया जाता है? क्योंकि इनके छोटे हाथ होते हैं, और जितने छोटे हाथ होते हैं उतना ज्यादा ये सफाई से काम करते हैं, ठीक है। तो इन बच्चों को ना तो ज्यादा पैसे मिलते हैं, चीप लेबर में ये काम कर देते हैं, और साथ में जो काम करवा रहे हैं उनका भी फायदा होता है, और इन बच्चों को तो लालच आ जाती है कि पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये ऑथर यही बोल रही हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि बच्चों से काम करवाना इलीगल है, कि अगर पता लगे कि ये इलीगल काम है तो कम से कम 20,000 बच्चों को इन हॉट फर्नेसेस के यहां से निकाल लिया जाएगा। कि ये जो बच्चे हैं जो अपने दिन रात, डे लाइट आवर्स, जितने भी उनके दिन के घंटे होते हैं, जिस तरह से ये झूंझते हैं, स्लॉग मतलब बिताते हैं, जिस तरीके से ये अपने झूंझते हैं उन डे लाइट आवर्स में, जो दिन भर काम करते हैं, जूझते हैं उस काम में, अगर इन बच्चों को अवेयर किया जाए, इनके पेरेंट्स को अवेयर किया जाए, तो कम से कम 20,000 बच्चों को इस जगह से निकाला जा सकता है जहां पर ये फंसे हुए हैं। तो मतलब यहाँ पे इलीगल काम हो रहे हैं, बच्चों से काम करवाया जा रहा है, चीप लेबर में काम करवाया जा रहा है, पूरा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है बच्चों का। और ये इतना हार्मफुल काम है कि कभी कभी तो इन बच्चों की आंखों की रोशनी भी चली जाती है। कि ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे तुम अंधेरे वाले एरिया में काम करोगे, फायर के आगे काम करोगे, तो आईसाइट पे तो फर्क पड़ेगा ही सही, ठीक है। मुकेश आईज beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with garbage. अब ये वहां का डिस्क्रिप्शन है कि जब मुकेश ऑथर को घर लेके जा रहा है, वो ऑथर को कहता है कि मैं आपको घर लेके जाऊंगा, मेरा घर वैसे भी अभी अभी नया बना है, तो मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा। फिर वो जा रहे हैं, साथ में वहां पे बहुत ज्यादा स्टिंकिंग लेन्स है, बहुत स्मेल आ रही है आसपास की जगहों से, सारा गार्बेज है आसपास,
सारे घर जो हैं टूटे फूटे हैं और दीवारें जो हैं लटक रही हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स हैं, सारी गिर रही हैं, वॉल की जो पपड़ी है वो गिर रही है, डोर्स जो हैं वो ढीले हैं, वोबली हैं, हिल रहे हैं, हवा से बच रहे हैं, कोई विंडोज नहीं है, घर के बाहर घर को कवर करने के लिए सिर्फ पर्दे लगा रखे हैं, कोई डोर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुकेश अपनी लोकेलिटी में ले जाता है, अपनी कॉलोनी में ले जाता है ऑथर को। तो ऑथर बता रही है वहां पे डिस्क्रिप्शन की कोई विंडोज नहीं है, सारी जो फैमिलीज हैं बहुत ही ज्यादा क्राउड में रहती हैं, सारे एक घर में 10 बंदे रहते हैं, साथ में ह्यूमंस हैं, साथ में एनिमल्स हैं, सारे को एग्जिस्ट कर रहे हैं इन प्रिमेवल स्टेट की। जैसे पुराने जमाने में जब कुछ भी नहीं बना था, कोई बिल्डिंग्स नहीं थी, घर नहीं थे, लोग जैसे एनिमल्स के साथ रहते थे, वैसा ही सिनेरियो अब भी है उस कॉलोनी में। ऐसे ही लोग अभी भी रहते हैं, एनिमल्स के साथ रहते हैं, भीड़ में रहते हैं। तो वो बहुत ही आप कह लो पिछड़ी हुई जगह है। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot, and pushes it open. We enter a half built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. वो ऐसे ही एक घर के बाहर जाते हैं और मुकेश जो है अपना पैर मार के गेट खोल देता है और वो उसके अंदर एंटर करते हैं। तो वो अभी घर अच्छे से नहीं बना हुआ, एक हाफ बिल्ट शैक है वो, एक आधा टूटा फूटा घर है, उसमें वो एंटर करते हैं और साइड पे जो है स्पिनच लीव्स जो है, खाना जो है पक रहा है। ठीक है, तो ये मुकेश के घर की डिस्क्रिप्शन थी, वो एरिया था जहां पे मुकेश ऑथर को ले जाता है और अब वो उसके घर में पहुंच चुके हैं। On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. A frail young woman is कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फिर वो नोटिस करती हैं कि वहां पर ग्राउंड पे एक लार्ज एल्यूमिनियम का प्लेटर पड़ा हुआ है, कि एक बड़ी सी प्लेट पड़ी हुई है वहां पर जिसमें छोटी छोटी सब्जियां कटी हुई हैं, और एक यंग सी वुमन है, एक यंग सी लड़की है, बहुत फ्रेल है, बहुत वीक लग रही है, ऐसे जैसे कुछ खाती ना हो, और वो वहां पे बैठी है और ऐसा लग रहा है पूरे घर के लिए ही खाना बना रही हो। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, यही ऐसा ही कह सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि ऐसा ही उसका घर है, वैसे ही एक लेडी है जो पूरे घर का बोझ उठा रही है, सबके लिए खाना वही बना रही है। ठीक है, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. ये हो गया। On the ground in large aluminium platters are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiles. कुछ देर के बाद उसकी आंखों में धुआं दिखता है और वो उस धुएं में से स्माइल करती है, क्योंकि वो खाना बना रही है वहां बैठ के। ठीक है, शी इज द वाइफ ऑफ, अब यहाँ पे उस लड़की की भी डिस्क्रिप्शन है, शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के ही बड़े भाई की वाइफ हैं। ठीक है, तो मुकेश की वो भाभी लगी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, लेकिन इतनी उनकी एज नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। अब वो उस गर्ल की डिस्क्रिप्शन है कि वो ज्यादा बड़ी नहीं है उम्र की, और वो मुकेश के भाई की वाइफ है, और वो घर की बहू है, एक लौती आप कह सकते हो घर की बहू है, जो सबका ध्यान रख रही है, सबके लिए खाना बना रही है, और डॉटर इन लॉ है वो घर की, और वो थ्री मेन की ऑलरेडी इंचार्ज है। मतलब क्या है कि 3 उनके घर में मेल मेंबर्स हैं और वो सबकी इंचार्ज है, वही सबके काम करती हैं। घर में कौन कौन है, उनके हस्बैंड हैं, मुकेश हैं, और उनके फादर हैं, मेल मेंबर्स। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. और जैसे ही घर में कोई बड़ा आता है तो वो अपना घूंघट आगे कर लेती है और दीवार के पीछे छुप जाती हैं, क्योंकि आपको पता है ऐसे ही कुछ लोग हैं, कईयों में ऐसा रिवाज होता है, ट्रेडिशन होता है कि जो फीमेल्स हैं उनको अपना फेस जो है कवर करना है घूंघट से, जब भी कोई बड़ा इंसान घर में एंटर होता है। तो वो बहू है घर की, उन्हें तो ये सब करना ही है। ठीक है, एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। इन दिस केस द एल्डर इज एन impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो घर के सबसे बड़े हैं, कौन हुए घर के सबसे बड़े, मुकेश और उसके भाई के फादर।
तो वो जो उनके फादर हैं वो पहले टेलर का काम करते थे और अब वो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने इतने सालों में, अपने जीवन में उन्होंने कुछ नहीं कमाया। वो अपने बच्चों को ना ना कह लो कि स्कूल भेज पाए हैं। उन्होंने कुछ भी बिल्ड नहीं किया अपनी लाइफ में, कुछ भी बड़ा नहीं किया। वो एक इम्पोवरिश से बैंगल मेकर हैं, ऐसे ही छोटे मोटे बैंगल मेकर का काम करते हैं और उन्होंने इतने सालों में कुछ नहीं किया। बस ज्यादा से ज्यादा इस घर को, एक घर में जहां वो रहते हैं, उसे रेनोवेट करवाया है और बच्चों को वो सिखाया है जो उन्हें आता था। क्या आता था उनको? आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। तो उन्होंने अपनी ये जो कला है, बैंगल मेकिंग की जो कला है, वही अपने बच्चों को पास ऑन की है। कुछ वो बड़ा नहीं कर पाए अपने बच्चों के लिए, कुछ वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए उनकी लाइफ के लिए, उन्हें पढ़ा नहीं पाए। तो यहाँ पे इनकी कंडीशन बताई है कि कैसे बैंगल मेकिंग जो है, इनका काम जो है, धंधा जो है, वो बहुत ज्यादा पुअर है, कोई प्रॉफिट नहीं है उसमें, कुछ ज्यादा कमाई नहीं है। एक औरत है जो घर के सारे काम कर रही है। तो उनकी सिचुएशन बताई, उनकी कंडीशन बताई है मुकेश की फैमिली की। और ऑथर इसी के बारे में आप कह लो कि नोट लिख रही है, स्टोरी लिख रही है इनके बारे में। ठीक है बच्चों, पार्ट 2 हमारा यहीं तक था। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कीप वॉचिंग दीज वीडियोस।